हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकित व्यास और स्वागत है आपका आज एक और नए टॉपिक के साथ के एकेडमी में। और हम लास्ट क्लास तक साइंस को लेकर के डिस्कस कर रहे थे और साइंस के इसी पूरी श्रृंखला के अंदर हमने अब तक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं, उत्प्रेरक वाली अभिक्रियाएं और उसी के बाद में हमने आनुवंशिकी से संबंधित कुछ टॉपिकों को भी लेकर के डिस्कस किया था। और उसके बाद धातु अधातु वाला वीडियो भी आप तक मिल चुका होगा। और अब उस सिलेबस के थर्ड पॉइंट के अंदर एक बहुत अच्छा सा टॉपिक कार्बन और उसके प्रमुख यौगिक, सीएनजी के बारे में, बहुलकों के बारे में, कार्बन के प्रमुख यौगिकों के लेकर के एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको लेकर के आज हम डिस्कस कर रहे हैं। देखते हैं जहां तक अपना टॉपिक कंप्लीट हो पाता है, उसके बाद इसका एक और पार्ट आपके लिए जारी कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सिलेबस पूरी तरीके से आपका कंप्लीट होगा। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं कार्बन और इसके महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में। लेकिन उससे पहले अपन एक बात करते हैं कि सर ये कार्बन चीज होती क्या है। देखिए, जितने भी तत्व हैं इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, जितने भी तत्व हैं यानी कि एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट में अपन दो प्रकार से अपन ने बांटा था। एक अपन ने कहा था लास्ट क्लास में धातु और एक अपन ने कहा था अधातु। एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल, और एक और थर्ड वाला टाइप अपन ने देखा था मेटेलॉइड्स को लेकर के। जो धातु होते हैं उनके गुण अपन ने देखे थे कि जो चमकदार होते हैं, जो विद्युत के सुचालक होते हैं। इसी प्रकार से अधातुओं के अंदर धातुओं के विपरीत गुण पाए जाते हैं और जो सबसे फेमस अधातु है वो है कार्बन। कार्बन में आप यकीन मानिए कि कार्बन एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा एलिमेंट है जिस पर विज्ञान के अंदर जो रसायन विज्ञान की शाखा है, उस रसायन विज्ञान की एक बहुत बड़ी ब्रांच बनती है और उसके अंदर कार्बन के ऊपर मास्टर्स डिग्री और पीएचडी केवल एक कंपाउंड के ऊपर होती है। मतलब ये एक बहुत बड़ा वर्सेटाइल टॉपिक है। लेकिन हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसलिए हम उतना ही डेप्थ में इस टॉपिक के जाएंगे जितना इस एग्जाम्स के लिए जरूरी है। क्योंकि हमें टॉपिक के ऊपर रिसर्च नहीं करनी है, हमें टॉपिक को, नॉलेज को गेन करके और उसको रिवीजन करके याद करने के बाद और हमें एग्जाम्स में क्वेश्चन सही करना है। बाकी किसी भी विषय के, किसी भी टॉपिक की डेप्थ में जाया जा सकता है, उनके ऊपर खोजबीन की जा सकती है। लेकिन कार्बन के लिए मैं आपसे कहूंगा कि कार्बन इतना महत्वपूर्ण यौगिक है कि उसके लिए सिलेबस में भी, और जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके को तो वैसे भी पता होगा कि इसके लिए अलग से 11th और 12th में चैप्टर्स आते हैं। और जो कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम या बाकी एग्रीकल्चर दूसरे फील्ड के भी जो बच्चे हैं उनको भी मैं यकीन दिलाता हूँ कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारे सुबह के उठने से लगा करके रात के सोने तक कार्बन से महत्वपूर्ण यौगिक को से हम घिरे हुए हैं। यदि मेरे हाथ में ये मार्कर है तो ये मार्कर भी कार्बन का बना हुआ है। यदि हमारे आसपास की चीजों को हम देखेंगे तो उसमें से आप पाएंगे कि 80 से 90% जो कंपाउंड है वो कार्बन तत्व के बने हुए होते हैं। इवन दैट अगर हम ये बात कहें कि हमारा शरीर भी कार्बन तथा उसके यौगिकों का बना हुआ होता है, और हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका भी एक आवश्यक जो एलिमेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बन के हाइड्रेट जो कि हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो कि गेहूं में, चावल के अंदर पाया जाता है। तो एक कार्बन जो है ऐसी एक पूरी किचन को कहें, जैसे तत्वों का एक जो किचन होता है, एलिमेंट का जो पूरा किचन होता है, उसको विज्ञान के अंदर पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, आवर्त सारणी कहा जाता है। और इस आवर्त सारणी के अंदर 6 नंबर पर जो तत्व पाया जाता है जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है उसको हम कार्बन कहते हैं। आइए देखते हैं कि कार्बन के और क्या क्या गुण होते हैं। कार्बन, सबसे पहले मैं आपके साथ बात कर चुका हूं कि कार्बन एक अधातु होती है, नॉन मेटल होता है। और अपन कार्बन के अपर रूपों के बारे में भी बात करेंगे जिसमें अपन हीरा है, आपका ग्रेफाइट है और आपका फुलरीन है, इन बारे में बात। पृथ्वी पर जीवन का आधार माना जाता है, मतलब पृथ्वी पर यदि जीवन है तो वो कार्बन की तरीके संभव है। आप में से कई लोगों ने बचपन के अंदर एक भजन सुना होगा कि जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। उस लकड़ी के अंदर भी कार्बन है। यदि विज्ञान की भाषा में मैं इस भजन को कहूं तो जीते भी कार्बन मरते भी कार्बन, देख तमाशा कार्बन का। आइए इस कार्बन का एक तमाशा देखते हैं हम। पहले तो अपन बात करेंगे कि इस तत्व का नाम है कार्बन। ये केवल एक तत्व है और इसका जो प्रतीक है इसको हम बार बार सी के फॉर्म में लिखेंगे।
C4 कार्बन के फॉर्म में लिखेंगे। परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। मतलब इस तत्व के एक परमाणु के अंदर नाभिक में 6 प्रोटॉनों की संख्या पाई जाती है, और जिस तत्व के जिस परमाणु के नाभिक में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसके बाद परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो इसका 12 यूनिट होता है, 12 होता है। यहां पर परमाणु द्रव्यमान से मेरा तात्पर्य कहने का मतलब ये हो रहा है कि उस तत्व के एक परमाणु के अंदर कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को ही हम परमाणु द्रव्यमान कह रहे हैं। यहाँ हम इलेक्ट्रॉन्स का वेट कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये किस ग्रुप में पाया जाता है? तो पीरियोडिक टेबल के अंदर, आवर्त सारणी के अंदर 18 ग्रुप पाए जा रहे हैं, उसमें से ये 14 नंबर के ग्रुप में पाया जाता है। और यदि रोमन नंबर में मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को अगर अपन कंसिडर करें तो ये वहां पर 4th A नंबर के पीरियोडिक टेबल के अंदर पाया जाता है। इसका आवर्त देख लेंगे तो ऊपर से 2nd नंबर के आवर्त के अंदर ये आपको दिखेगा, तो 2nd नंबर के आवर्त में दिखता है। संयोजकता का मतलब होता है वैलेंसी, जैसे कि वह तत्व, वह परमाणु कितने अन्य तत्वों से जुड़ सकता है, उसी को अपन कह रहे हैं कि उसकी वैलेंसी, कि वो कितने अन्य तत्वों से जुड़ने की क्षमता रखता है। तो वहां पर अपन बात करते हैं कि कार्बन जो है वो 4 तत्वों से जुड़ने की क्षमता रखता है। उसके बाद इसका एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अपन कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहां पर अगर अपन बात करें तो इसको यदि देखेंगे तो कार्बन के अंदर जो 2 शेल होती है किसी भी परमाणु के अंदर, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, इस टाइप से आगे शेल आती है। तो पहली वाली शेल के अंदर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दूसरी वाली एल शेल के अंदर यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और यदि इसको मैं ओपन करके लिखूं तो यहां पर लिख सकते हैं 1s2 2s2 और 2p2। यहां पर ये टोटल ऊपर जो घात के रूप में आपको दिख रहे हैं, पावर के रूप में आपको दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अर्थात कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चूंकि उसके परमाणु के नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए उसको न्यूट्रल करने के लिए, उस आवेश को बैलेंस करने के लिए उसके अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यदि किसी तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या असंतुलित होती है तो उसके कारण से उसके ऊपर आवेश जारी होता है। तो ये बात अपन ने कार्बन की सामान्य जानकारी के लिए करी। हालांकि ये टॉपिक आपकी बेहतर समझ के लिए है, क्योंकि इस चीज से लगभग प्रश्न बनने की संभावनाएं कम होती है। इसके आगे की जो बात मैं बताऊंगा उसको समझने के लिए ये बात जरूरी है, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। उसके बाद अपन आगे की बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कहते हैं कि कार्बन इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। आपकी वाली पीपीटी में मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए दोनों प्रकार से लिख करके लेके आया हूं, जहां पर मीडियम की प्रॉब्लम आपके बीच में बैरियर बन करके नहीं आए और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से चलती रहे। तो बैकबोन है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कार्बन तथा उससे रिलेटेड यौगिकों को डिस्कशन किया जाता है, उनसे रिलेटेड यौगिकों को स्टडी करते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। और कार्बनिक रसायन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बैकबोन है उसका, कौन? कार्बन। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं होगा कि कार्बन को डिस्कस किए बिना हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करें। मतलब ये कहूं कि कार्बन उसका मेन तत्व है, वहां पर डिस्कस करेंगे। कार्बन को कार्बनिक रसायन का आधार माना जाता है, वही बात को इंग्लिश में लिखा है, इसलिए मैं केवल एक लाइन को पढ़ूंगा, बाकी वाली बात जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए विद्यार्थियों के लिए अलग अलग ट्रांसलेट करके मैंने यहाँ पर लिखा है। सभी जीवित प्राणियों में कार्बन पाया जाता है। मैं हो गया, आप हो गए, हम सभी के अंदर, पौधों के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, हम सभी के अंदर कार्बन पाया जाता है। यूं कहूं तो हमारी बॉडी जो है वो कार्बन तथा उससे रिलेटेड यौगिकों की बनी होती है। मैंने आपसे कहा था कि जीते भी कार्बन, मरते भी कार्बन, देख तमाशा कार्बन का, जिस पलने में तेरा जन्म हुआ था वो पलना बना था कार्बन का, और जिस मंडप में तेरा विवाह होगा वो मंडप बनेगा कार्बन का। फिर आगे की बात करते हैं अपन कार्बन की कुछ विशेषताओं को लेकर के। हम आपके बीच में देखिए, कार्बन की 2 इंपॉर्टेंट विशेषताएं क्लास 10th की एनसीईआरटी की किताब के अंदर ये टॉपिक एज इट इज लिखा हुआ है। एनसीईआरटी हमारी मूल किताब है और यहां पर लिखा हुआ है टेट्रावैलेंसी यानी कि चतुर्संयोजकता। मतलब कार्बन
कितने अन्य तत्वों से मिल सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कह दीजिए कि मैं आपको समझाऊं तो यहाँ मेरे पास दो हाथ है। यदि आप कहें कि सर आप एक साथ कितने व्यक्तियों से हाथ मिला सकते हैं, तो दो हाथ हैं तो दो लोगों से हाथ मिला सकते हैं। मतलब कोई परमाणु, कोई तत्व कितने अन्य तत्वों से जुड़ सकता है, यही उसकी संयोजकता कहलाती है, यही उसकी वैलेंसी कहलाती है। और इस केस में कार्बन की जो संयोजकता है, जो वैलेंसी है, वो 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये बात आपको बार बार याद करना है। जिन लोगों को याद है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों को याद नहीं है, आपसे कोई कहीं पर भी रास्ते चलते पूछ ले कि बताओ भाई कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, तो क्या कहेंगे आप? 4 होती है। मैं बार बार दोस्तों इसी बात को इसलिए रिपीट करता रहता हूं कि यदि आप कहीं बैठ करके मेरा वीडियो देख रहे हैं, कान में ईयरफोन लगा लीजिए। एक ही बात को बार बार इतनी बार बोलने का प्रयास करता हूं कि कुछ बातें तो आपको सुन करके सीधे ही याद हो जाए। और मेरा उद्देश्य है कि आपको याद अच्छे से हो जाए, क्योंकि याद अच्छे से होगा तो एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाएगा तो आपका सरकारी नौकरी पाने का सपना भी पूरा हो जाएगा। इसलिए इसमें 4 सहसंयोजक बंध यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का एक उदाहरण, जैसे रसायन विज्ञान के अंदर कई अन्य प्रकार के भी बंध बनते हैं। आयनिक बंध होता है जहां पर इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण होता है। जब कभी दो तत्वों के बीच में बराबर इलेक्ट्रॉनों को पार्टनरशिप होती है तो वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसह संयोजक बंध, धात्विक बंध, हाइड्रोजन बंध, ऐसे तमाम प्रकार के बंध आते हैं। यदि किसी और कोर्स के अंदर आप मेरा और दूसरा कोई वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर भी मैंने इन चीजों के बारे में डिटेल से डिस्कस कर रखा है। और ऐसे कई सारे ऐप के अंदर भी मेरे वीडियो हैं जहां पर मैंने इन टॉपिक्स को और ज्यादा डिटेल से ग्लोरीफाई किया हुआ है। उसके बाद एक बात करते हैं श्रृंखलन। कार्बन को इसलिए भी पढ़ा जा रहा है पूरी आवर्त सारणी में क्योंकि दूसरे तत्वों के अंदर हालांकि इतना बड़ा गुण नहीं है, इतना बड़ा दूसरे तत्वों में जितना कार्बन में है, कि कार्बन बहुत ही व्यवहारिक तत्व है। इतना व्यवहार है इसका कि किसी से भी कहीं भी कैसे भी जुड़ जाता है। और इसी बात को बोलते हैं श्रृंखलन, यानी कि कैटनेशन की प्रॉपर्टी है कि कार्बन बहुत ही आसानी से चेन के फॉर्म में जुड़ता चला जाता है। और केवल 2, 3, 5, 10 कार्बन नहीं जुड़ते, हजारों की संख्या में कार्बन के कंपाउंड, कार्बन के जो परमाणु हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़ा सा कंपाउंड बना देते हैं। तो कार्बन परमाणु के आपस में जुड़ करके बनी लंबी श्रृंखला बनाना श्रृंखलन कहलाता है। और इसका कारण क्या है कि ये इतना आसानी से जुड़ जाता है? इसका कारण है कि एक तो कार्बन का परमाणु आकार जो है वो बहुत ही छोटा है, और कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध बनता है वो बहुत ही मजबूत बंध बनता है। यदि आप इस बात को साथ साथ पढ़ते हुए लिख भी रहे हैं तो मैं बीच बीच में इधर उधर हो जाता हूं ताकि आप लिख लीजिए। और फिर भी यदि आपको लिखने में दिक्कत आ रही है तो ऐप के अंदर ये पूरा पीडीएफ मैंने आपके लिए प्रोवाइड करवाया हुआ है। आप वहां पर भी पीडीएफ को डाउनलोड करके, और फिर भी मैं कहूं कि आप सीधे सीधे ना पढ़ करके उसको कॉपी में नोट करें और उसके बाद आप लिखें, ताकि लिखने से भी आपको याद होगा। और हमारा उद्देश्य है कि याद करें आप। कार्बन के अपर रूपों की बात करते हैं। पहले तो बात समझते हैं कि अपर रूप क्या होता है। आप अमिताभ बच्चन जी को जानते होंगे। अमिताभ बच्चन जी किसी पिक्चर के अंदर पिताजी बन गए, किसी के पिक्चर के अंदर बेटा बन गए, किसी पिक्चर के अंदर पुलिस बन गए, किसी पिक्चर के अंदर गुंडे बन गए, कुछ भी और रोल कर लिए हैं। ऐसे ही एक तत्व जो फिजिकली रूप से अलग अलग रोल कर रहा है लेकिन केमिकली इंटरनल नेचर से वो एक ही तत्व है। मतलब अमिताभ बच्चन जी किसी मूवी के अंदर, किसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर कुछ भी बन जाए, लेकिन रहेंगे तो वो अमिताभ बच्चन जी। उनके रोल अलग अलग हैं। इसी प्रकार से जब कोई तत्व फिजिकल रूप से अलग अलग हो जाता है, उसकी स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाती है, लेकिन वो अंतर से उसकी रासायनिक जो संरचना है वो एक ही रहती है, उसकी प्रवृत्ति रासायनिक एक ही रहती है, केमिकल स्ट्रक्चर एक ही रहती है। ऐसे चीजों को अपन बोलते हैं अपर रूप यानी कि एलोट्रोप। और कार्बन जो है उसके एलोट्रोप जो है वो मोटे तरीके से अगर अपन बांटें तो दो रूपों में बांटते हैं। एक होता है आपका क्रिस्टलीय अपर रूप, क्रिस्टलाइन अपर रूप या क्रिस्टलीय अपर रूप, जिसके अंदर एक फिक्स स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर एक फिक्स शेप होता है, बंधों के जुड़ने का एक क्रम होता है। और एक आपका होता है अक्रिस्टलीन अपर रूप, अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप के अंदर आपके 3 फेमस एग्जाम्पल आते हैं। एक आपका आता है हीरा,
ये वो हीरा ठाकुर नहीं है जिनके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं, ये वो हीरा है जिसके बारे में कोहिनूर का हीरा। आपने सुना होगा कि मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर कोहिनूर का हीरा जो था वो हमारे देश से बाहर चला गया था। आप इतिहास भी पढ़ते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे इसके बारे में, और आप इस बातों को आपस में रिलेट करते रहिए। फिर एक और अपन पढ़ते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये पेंसिल की नोक के अंदर प्रेजेंट होता है, आगे इसके बारे में डिटेल बात कर रहे हैं अपन। और एक होता है फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में बात कर रहे हैं। C60 बोलते हैं इसको। और अक्रिस्टलाइन अपर रूपों के अंदर आप चाहे तो कोक ले सकते हैं, कोयला ले सकते हैं और डामर ले सकते हैं। ये तमाम प्रकार की चीजें जो है वो भी कार्बन के अपर रूप है, मतलब कार्बन इन इन रूपों में प्रकृति के अंदर पाया जाता है। कोयला ही हीरा बन जाता है एक समय के साथ में। और हम भी यदि एक गरीब परिवार के अंदर जन्म लिया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस परिवार की आर्थिक स्थिति को अच्छा करें। हम किसी के ऊपर दोषारोपित नहीं करें कि हमारे साथ ये नहीं हुआ, हमारे साथ वो नहीं हुआ। हम अपने आप को हीरा बनाएं ताकि हमारी चमक से दूसरे लोग चमके। तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन क्रिस्टलियन अपर रूप है। और बाकी जैसे लकड़ी हो गया, कोक हो गया, कोलतार हो गया, कोयला हो गया, काजल हो गया, ये सारी चीजें जो है ये अक्रिस्टलाइन अपर रूपों के अंदर आती है। आइए कार्बन के अपर रूपों को भी बात करते हैं, फिर कार्बन के यौगिकों की भी बात करेंगे। सबसे पहला अपर रूप आपके बीच में आता है डायमंड यानी कि हीरा। डायमंड जो है सबसे प्रकृति का सबसे एक तो कठोर पदार्थ होता है। एक प्रश्न बड़ा विज्ञान के अंदर प्रसिद्ध है, यदि आपसे कोई पूछे कि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है तो आप कहेंगे हीरा यानी कि डायमंड। लेकिन आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है तो आप कहेंगे दांतों पर पाया जाने वाला इनेमल, जो कि सफेद कलर का होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ है इनेमल। और प्रकृति के अंदर सबसे कठोर पदार्थ होता है हमारा हीरा। प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है। इसकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल, अभी बात करेंगे अपन। और इसका मेल्टिंग पॉइंट, यदि आप हीरे को गर्म करेंगे तो वो इतना आसानी से पिघलेगा नहीं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत 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 ज्यादा हाई होता है, बंद बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। और हीरा विद्युत का कुचालक होता है, मतलब ये विद्युत का प्रवाह नहीं करता है। यहाँ एक फोटो भी दिया है और यूज भी दिए हैं कि ज्वेलरी के अंदर इसका यूज होता है और कटिंग टूल्स और ग्लास कटिंग के अंदर भी यूज होता है। आपने अपने आसपास के परिवेश में देखा होगा कि ग्रेनाइट का पत्थर काटने के लिए एक मशीन आती है, और उस ग्रेनाइट के पत्थर को काटने के लिए उस मशीन के ऊपर एक छोटा सा कार्बन का एक पत्ता लगाया जाता है। 2-3 पत्थर काटने के बाद उस पत्ते को बदला जाता है, और वो जो पत्ता आता है उसके ऊपर बारीक हीरा आता है। तो सर वो हमें चमकता हुआ तो दिखता नहीं है। मूल रूप में आपको जो हीरा है वो इस प्रकार का सॉरी ये तो ग्रेफाइट है। मूल रूप में भी ऐसा काले कलर का ही आपको हीरा दिखता है। फिर हीरे के अंदर एक स्पेसिफिक रूप में कटिंग की जाती है, तराशा जाता है, तब जाकर के हीरा चमकता है। आप ग्लास कटिंग वाले के पास में जाएंगे तो वहां पर भी आपको ग्लास काटने के लिए जो चाकू देखने को मिलेगा उसके ऊपर भी हीरा पाया जाता है। क्योंकि मैं भी बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स की भी स्टडी करता हूं, इसलिए मैं जब भी कोई चीज बोलता हूं तो मेरे दिमाग में दूसरी चीजें भी उससे लिंक हो जाती है। और शायद मुझे लगता है कि एक बेहतर तैयारी उसी प्रकार से हो कि एक चीज बोले और दूसरी चीज याद हो जाए। जब मैंने ग्लास बोला तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली धौलपुर ग्लास फैक्ट्री आ गई, मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली सेमकोर ग्लास फैक्ट्री आ गई कोटा की। आप और इसके बारे में पढ़ें कि ग्लास की फैक्ट्री, ग्लास राजस्थान के उद्योग के अंदर ये टॉपिक आपको मिलेगा कि ग्लास के और कौन कौन सी इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है, और आपको और भी जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ चीजों को रिलेट करना सीखिए। ज्वेलरी के अंदर तो आपको पता ही है हीरा मांगती रहती है। कौन मांगती है ये आप भली भांति जानते हैं, हीरे नौलखा हार मांगती है। फिर उसके बाद कटिंग टूल्स के बारे में मैंने आपको बताया, ग्लास कटिंग के अंदर भी हीरे का उपयोग होता है, लेकिन वहां आपको चमकता हुआ हीरा नहीं दिखेगा। अब हीरे की ये जो स्ट्रक्चर है कि ये एक कार्बन, ये इससे दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। लेकिन ये स्ट्रक्चर 2D में देखने में मजा नहीं आया कि सर हीरा ऐसे कैसे जुड़ जाता है। तो मैं इस स्ट्रक्चर को कहता हूं टेट्राहेड्रल। कई बार विद्यार्थी इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स को रिलेट करके समझ नहीं पाते हैं, तो मैं आपके सामने इस स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको ये सिखाना समझाना चाहूंगा कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स कैसे होती है। आप मान के चलिए कि जहां मेरा हाथ है वहां एक कार्बन जुड़ा हुआ है, वहां एक कार्बन जुड़ा, एक कार्बन ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है,
और एक कार्बन यहां जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहां जुड़ा हुआ है और एक कार्बन यहां जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से एक कार्बन से 4 अन्य कार्बन जो हैं वो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। अगर आप इसको और ज्यादा रिलेट करके देखें तो जो फोर व्हीलर की स्टीयरिंग आती है, उस फोर व्हीलर की स्टीयरिंग में अगर आप ड्राइविंग का जो हैंडल देखेंगे, वो उस हैंडल में 3 इस प्रकार के कॉर्नर होते हैं और पीछे की तरफ भी एक जो व्हील से अटैच होता है वो होता है और बीच में जहां पर है, जहां मेरा हाथ है, वहां पर भी एक कार्बन है। ऐसी टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्योंकि इस टाइप के स्ट्रक्चर को 3D में बनाना आसान नहीं था, इसलिए मैं आपके सामने ये लेकर के आया। लेकिन आप इस बात को समझे कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है। उसी के बाद अपन एक और बात कर लेते हैं, कार्बन का एक और अपर रूप देख लेते हैं। कार्बन का एक सेकेंड अपर रूप होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपने कहाँ देखा है? पेंसिल की नोक में। और मैंने अभी अभी कहा था कि कार्बन हमारे जीवन के शुरुआती दिनों से लेकर के अंत तक हमारा साथ देगा। ग्रेफाइट आप याद कीजिए, जब पहली बार स्कूल में गए होंगे तो माता पिता ने हमें पेंसिल पकड़ाई होगी और किसी शिक्षक ने हमें उस पेंसिल को चलाना सिखाया होगा और उस पेंसिल की नोक में जो था वो ग्रेफाइट था, मतलब कार्बन का अपर रूप था। वहां पर ग्रेफाइट जो होता है सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। कैसे यकीन माने सर हम कि सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है? आप याद कीजिए वही बचपन वाला दिन जब आप 1 रुपए 2 रुपए का एक छोटा सा सिक्का लेकर के एक पन्ने के पीछे दबा करके पेंसिल से घिस देते थे और फिर वो सिक्के की उभार जो है वो उसके ऊपर उभर करके आते थे। और जब आप उस पेंसिल के घिसे हुए पर आप उसको टच करते थे तो आपको बहुत ही सॉफ्ट और स्लिपरी टच फील होता था, वह ग्रेफाइट था। उसके बाद एक बात करते हैं, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। मतलब यहां पर 6 कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। 6 कार्बन को अगर मैं सीधा बनाऊं तो यहां पर ये इस प्रकार से भी ये आपको सीधे देखने को मिलेंगे। इन सारी स्ट्रक्चर्स को यदि मैं ऐसे टेढ़ा कर दूं तो ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, प्लेटों के ऊपर प्लेटें जुड़ी हुई रहती है और जब ये प्लेट सरकती है आपस में तो उसी कारण से आपको ये क्या दिखता है? स्लिपरी दिखता है। और गुड कंडक्टर ये एक अपवाद है। पिछली वाले वीडियो में भी मैंने कहा था कि धातुएं विद्युत की चालक होती है, लेकिन अधातुओं में एकमात्र अधातु जो कि विद्युत की सुचालक होती है वो होता है हमारा ग्रेफाइट, जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी मूल रूप से कहें तो विद्युत का ही सुचालक होता है। पेंसिल लेड इलेक्ट्रोड्स और लुब्रिकेंट्स, बहुत सारी ऐसी मशीनें आती है जिनके अंदर लिक्विड रूप से ग्रीस उपयोग में नहीं लिया जा सकता। मैं मोटे तौर पर बात कहूं तो ऐसी मशीनें जो खाद्य पदार्थों का निर्माण करती है और उसमें यदि लिक्विड लुब्रिकेंट को डालें तो हो सकता है कि वो खाद्य पदार्थ में मिलने की संभावना हो। और भी कई प्रकार की मशीनें आती है तो उनके अंदर सॉलिड लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक का यूज किया जाएगा और सॉलिड लुब्रिकेंट का एग्जाम्पल होता है ग्रेफाइट हमारा। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? जब 2 तारों को जोड़ करके किसी विलियन के अंदर करंट को छोड़ा जाएगा तो वहां पर भी इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। ये ग्रेफाइट हमारा ऐसा दिखता है और इसी को शेप में काट करके उसके ऊपर पेन वुडन का कवर लगा देते हैं तो पेंसिल का निर्माण हो जाता है। फिर उसके बाद कार्बन का एक और अंतिम अपर रूप है फुलरिन, जिसकी डिस्कवरी हुई थी 1985 में और जिस वैज्ञानिक ने इनकी डिस्कवरी की थी उनका नाम था बकमिंस्टर फुलरिन। और जब उन्होंने खोजा तो उन्होंने कहा कि ये तो मैंने ही खोजा है, इसलिए इसका नाम तो उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। और उन्होंने अपने ही नाम से कार्बन का एक नया अपर रूप के बारे में बताया जिसमें 60 कार्बन आपस में एक बॉल जैसी संरचना के अंदर जुड़े हुए थे और इसको अपन बकी बॉल भी कहते हैं। और ये बॉल जैसे आप देखेंगे उसके ऊपर पेंटागोनल, मतलब इस प्रकार से ये कार्बन जुड़े हुए हैं और यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, कहाँ पे कार्बन, ये कार्बन और ये ऐसे सारे जुड़े हुए हैं। तो आप देखिए फुटबॉल के ऊपर लगभग लगभग यही शेप होता है, एक काला एक सफेद, एक काला एक सफेद। और ये सारे शेप जब आपस में जुड़ते हैं तो वहां पर एक फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर बनती है और ये फुलरिन है। कई बार कुछ सिंपल क्वेश्चन में आएगा तो कार्बन के अपर रूप या क्रिस्टलाइन अपर रूप को छांटने के लिए कहेंगे और यदि कोई टफ क्वेश्चन आता है तो वहां पर C60 के फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कार्बन के कुछ और नॉन क्रिस्टलाइन अपर रूपों के बारे में भी मैं आपसे बात कर लेता हूं, जैसे कि एक होता है कोयला।
कोयला की खदानों के अंदर ही हीरा मिलता है, लेकिन हर कोयला हीरा नहीं बन पाता है। जो प्रकृति के ताप को सहन करता है, जो बहुत सारे तानों को सहन करेगा, वही कोयला आगे जाकर के हीरा बनेगा। हर कोई कोयला हीरा नहीं बन पाता है। वनस्पति अवशेषों से बना कार्बन युक्त पदार्थ, आज के हजारों लाखों साल पहले जब कोई अवशेष पृथ्वी के अंदर दब गए और ऑक्सीजन की कम प्रेजेंस में जब वो धीरे धीरे बफ गए और उससे जो चीज बनी वो कोयला बनी। अब उन प्रकृति के अवशेषों को हम वापस से निकालते हैं और कोयले का उपयोग करते हैं। इसलिए समय समय पर सरकारों के द्वारा ये कहा जाता है कि कोयला कम हो गया है, प्राकृतिक रिसोर्सों का इतना ज्यादा अधिक दोहन नहीं करना चाहिए और हमें आधुनिकता की तरफ कुछ नए रिसोर्सों के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वनस्पति अवशेषों को बनने में ही 1000, 2000, 5000 साल लगते हैं। कोयले को हम एक साथ एक से लार्ज अमाउंट के स्केल पे नहीं बना सकते हैं। यदि आपने आगे भी पहले कभी जीके की तैयारी करी है तो आपके दिमाग में कोयले से रिलेटेड नाभिकीय रिएक्टर आ रहा होगा। रावत भाटा के अंदर नाभिकीय रिएक्टर, तापीय विद्युत के अंदर भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। और यदि ऐसा आ रहा है तो आप इस बात को भी जानते हैं कि उसके नाभिकीय रिएक्टरों के अंदर क्या क्या यूज किया जाता है। ग्रेफाइट की छड़ें यूज की जाती है और कोयले का कितना अधिक उपयोग किया जाता है। आपने कोयले को याद आते ही आपको झारखंड वाला एरिया भी आपको याद आ जाना चाहिए, जहां के एरियो में ज्यादातर यूपी और झारखंड और बिहार के आसपास के इलाकों में कोयला को निकाला जाता है और वहां से कोयला फिर पूरे देश के अंदर अलग अलग नाभिकीय रिएक्टरों के अंदर पहुंचाया जाता है। तो ये फ्यूल का, ये ईंधन का बहुत अच्छा रिसोर्स होता है। कोयले का ईंधन पुराने समय में यदि देखेंगे तो रेलवे के अंदर बहुत सारी भाप के इंजन चलते थे, वहां पानी को गर्म किया जाता था। वो पानी जिस चीज से गर्म होगा वो कोयला होगा। चारकोल, लकड़ी को सीमित वायु में गर्म करने पर प्राप्त होता है चारकोल। चारकोल हो गया, इन चीजों का उपयोग अपन डामर बनाने में करते हैं और डामर से सड़कें बनती है। चारकोल से काजल वगैरह है, आपके बूट पॉलिश वगैरह हो गया, ये सारी चीजें भी चारकोल के माध्यम से ही बनती है। उसके बाद का बात करते हैं कार्बन के कुछ प्रमुख ऑक्साइडों को लेकर के, और फिर मैं इस टॉपिक को आज की क्लास में यहीं रिवाइंड एंड करूंगा। इसके आगे भी बहुत सारी जानकारी है, लेकिन मैं सोचता हूं कि छोटे छोटे वीडियो से पर डे आपकी पढ़ाई चलती रहे। अदरवाइज मैं पूरा एक 6-7 घंटे का वीडियो लेकर के आऊंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा और एक साथ इतना सारा पढ़े तो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन वो चीजें याद नहीं हो पाएगी। थोड़ा थोड़ा कर करके पढ़ें और उसको समय समय पर रिवाइज करते रहें। कार्बन के 2 ऑक्साइड बड़े फेमस हैं, एक तो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी कोई तत्व किसी ऑक्सीजन से संयोग करता है तो ऑक्साइड बनता है। तो एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उसका सूत्र होता है CO और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। मतलब यहाँ 2 ऑक्सीजन के एटम है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन का परमाणु है। उसके बाद बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी होती है, कलरलेस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपने कलर देखा है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड भी कलरलेस होगी। भाई आप नाक से जो सांस छोड़ रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। और कई बार ऐसे, जैसे मैं एक विद्यालय में पहले पढ़ाता था तो उस विद्यालय के अंदर भी ऐसे कई बार बच्चों को उलझाने के लिए प्रश्न पूछ लिया जाता है वाइवा के अंदर कि बताइए कोई मेटेलिक ऑक्साइड है, मेटेलिक कार्बोनेट है और वो एसिड के साथ मिलेगा तो कौन सी गैस निकलेगी। तो बच्चों को ये तो पता होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। मैं पूछता हूँ कि कौन से कलर की गैस निकलती है, तुक्का मारने में कोई हरा कलर, पीला कलर, नीला कलर बोलता है, फिर जाकर के मैं बाद में कहता हूँ कि ये तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड का कलर? कुछ चीजें हमें याद होती है लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको उस समय पर याद नहीं रख पाता है, वो वाली बात है। तो दोनों ही कलरलेस है, ऑर्डरलेस गैस है, मतलब इसके अंदर से किसी भी टाइप की स्मेल, फ्रेग्रेंस, खुशबू, बदबू, दुखबू, किसी भी प्रकार की कोई भी स्मेल नहीं आती है। हाईली पॉइजनस गैस, आपने अखबारों के अंदर ये खबरें पढ़ी होगी कि सर्दियों के दिनों में अंगीठी जला करके और लोग बंद कमरे में अंगीठी जलाते हैं तो दम घुटने से उनकी डेथ हो जाती है। वो बंद कमरे में अंगीठी जलाते हैं तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जनरेट होती है और ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ एक स्थायी बंध बनाती है, जिससे कुछ लोग जो हैं वो इस जानकारी के अभाव में कार्बन मोनोऑक्साइड के शिकार हो जाते हैं और दम घुटने से वो सोए के सोए ही रह जाएंगे, उनकी डेथ हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 200 गुना से अधिक
ये जुड़ती है। जब अपन बायो के अंदर हीमोग्लोबिन और रक्त की बात करेंगे तब मैं वापस से इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बंध बनाती है। हीमोग्लोबिन जो है वो 3 गैसों से बंध बनाती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो बंध बनाते हैं वो तो अस्थायी होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ स्थायी बंध बनाते हैं। हेवियर देन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड के, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हवा के कंपैरिजन में ज्यादा भारी होती है, इसीलिए ये ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है और जमीन के ऊपर रहती है और ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब ज्यादा हो जाती है पृथ्वी के वातावरण में, वायुमंडल में नीचे की तरफ, तो यही कारण बनता है कि ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा यदि कम होती है तो वहां पर गर्मी कम होती है। नॉन कंबस्टेबल, कार्बन डाइऑक्साइड जलती नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने का काम करती है। आपने किसी भी ऑफिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर देखे होंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर जो लाल कलर के होते हैं वो आग बुझाने का काम करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर पेट्रोल पंप के ऊपर भी आप देख सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर, आप शिकंजी पीने जाते हैं, नमक डाला जाता है और एकदम से भरभरा के ऊपर से जो बुलबुले के रूप में उठता है वो है आपका सॉफ्ट ड्रिंक। पेप्सी, कोकोला, थम्स अप, बाकी बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स आती है, उनके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड आता है। फिर एक आता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। पौधों के लिए, पौधे, कई बार ऐसा एक प्रश्न पूछा जाता है कि पौधे कौन सी गैस लेते हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन मैं कहता हूं पौधे दोनों गैस लेते हैं। पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, खाना बनाते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और O2 देते हैं, लेकिन पौधे जब श्वसन की क्रिया करते हैं तब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जैसे कि हम जैविक रूप से हम करते हैं वैसा ही। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस वही जो बात करी मैंने, ग्लेशियर्स पिघलने का एक मुख्य कारण कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि ज्यादा हो जाएगी तो सरकार और तमाम प्रकार के प्रकृति के जो संरक्षण व्यक्ति हैं वो कहते रहते हैं कि पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी तो गर्मी कम हो जाएगी और इससे ग्लेशियर्स पिघलने का खतरा भी कम हो जाएगा और बाकी सारी पर्यावरणीय घटनाएं भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। लेकिन पेड़ों की कटाई, कुछ अमानवीय प्रकार के लोग जो हैं वो ऐसे असामाजिक तत्व पेड़ों की कटाई करते रहते हैं। हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम पेड़ पौधों की रक्षा करें, और राजस्थान के अंदर तो आपने इतिहास के अंदर पढ़ा है, पेड़ों के लिए बलिदान यहाँ की शौर्य गाथा गाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैसों के अंदर से एक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी हमने, और भी बहुत सारी बातें हैं। कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों को लेकर के मैं आपके सामने नेक्स्ट क्लास में आऊंगा। आज की क्लास में अपन ने कार्बन के बारे में इतना ही पढ़ा कि कार्बन के कुछ ऑक्साइड पढ़े और कार्बन के कुछ अपर रूप पढ़े। तो आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और मिलते हैं अपन एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।